नमस्कार। आज हम अवक्षेपण अभिक्रिया समझेंगे। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो घोलों को आपस में मिलाने पर एक अघोलनशील ठोस के रूप में उत्पाद का निर्माण होता है, उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे सोडियम सल्फेट का घोल तथा बेरियम क्लोराइड का घोल, दोनों को घोल लेते हैं, तब बेरियम सल्फेट तथा सोडियम क्लोराइड का निर्माण होता है। यहाँ पे बेरियम सल्फेट एक यह घुलनशील ठोस है जिसका रंग सफेद होती है। आप देख सकते हैं यहाँ पे दो घोल लिए हैं, सोडियम सल्फेट तथा बेरियम क्लोराइड का, और जब दोनों को एक साथ मिलाए हैं तो बेरियम सल्फेट का एक यह घुलनशील ठोस का निर्माण हो रहा है तथा सोडियम क्लोराइड एक घोल के रूप में रह जाती है। अब छोटी बात को समझ सकते हैं, घोल का मतलब समझ सकते हैं। घोल का मतलब है पानी में किसी चीज का मिलाव होना। जैसे यहाँ पे सोडियम सल्फेट जब पानी में, जैसे में सोडियम सल्फेट पानी में घुला होता है तो ये घोल का निर्माण करता है, जिसे हम एक्वस कहते हैं। एक्वस, AQUEOUS, एक्वस। इसे संक्षेप में यानी कि सिंबल के तौर पर AQ के रूप में लिखते हैं। देख सकते हैं यहाँ AQ के रूप में लिखा गया है, यानी कि दोनों घोल है। अब अगला देखेंगे, सोडियम क्लोराइड के घोल को जब सिल्वर नाइट्रेट के घोल में मिलाया जाता है तो सिल्वर क्लोराइड का यह घुलनशील ठोस का निर्माण होता है तथा सोडियम नाइट्रेट का घोल प्राप्त होती है। अब देख सकते हैं सोडियम क्लोराइड का ही घोल लिया गया और उस घोल को सिल्वर नाइट्रेट के घोल में मिला दिया गया, तो तब एक यह घुलनशील ठोस सिल्वर क्लोराइड का निर्माण हुआ तथा सोडियम नाइट्रेट का घोल मिला। अब आगे देखेंगे, लेड नाइट्रेट के घोल को जब पोटेशियम आयोडाइड के घोल में मिलाया जाता है तब लेड आयोडाइड तथा पोटेशियम नाइट्रेट का निर्माण होती है। यहाँ पे लेड आयोडाइड एक यह घुलनशील ठोस है, इसका रंग पीला यानी कि येलो होती है। आप देख सकते हैं यहाँ पे दो घोल पोटेशियम लेड नाइट्रेट तथा पोटेशियम आयोडाइड है, और जब दोनों एक दूसरे को मिलाया गया तब लेड आयोडाइड का एक घुलनशील ठोस का निर्माण हो रहा है। अतः ये एक अवक्षेपण अभिक्रिया है। जहाँ अब देखेंगे उदासीनीकरण अभिक्रिया। अम्ल और क्षारक के बीच होने वाली रासायनिक अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। और जब अम्ल क्षारक के साथ अभिक्रिया करती है तो लवण तथा जल का निर्माण करती है। जैसे समझ सकते हैं HCl जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करती है तो सोडियम क्लोराइड तथा H2O का निर्माण करती है। आप देख सकते हैं यहाँ पे HCl एक एसिड है, अम्ल है, तथा सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है, क्षारक है। दोनों एक साथ अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड साल्ट का निर्माण कर रही है तथा वाटर, ये उदासीनीकरण अभिक्रिया। अब आगे समझेंगे, जब H2SO4 जब सल्फ्यूरिक अम्ल पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करती है तो पोटेशियम सल्फेट तथा जल का निर्माण करती है। आप देख सकते हैं H2SO4 एक अम्ल है तथा पोटेशियम KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एक क्षारक है, जो एक दूसरे के साथ अभिक्रिया करके पोटेशियम सल्फेट लवण का निर्माण कर रही है तथा जल का निर्माण कर रही है। यह एक उदासीनीकरण अभिक्रिया का उदाहरण है। अब आगे देखेंगे, HNO3 जब नाइट्रिक अम्ल अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करती है
तो अमोनियम नाइट्रेट तथा जल का निर्माण करती है। यहाँ पे HNO3 एक एसिड है तथा अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है, जो एक दूसरे के साथ अभिक्रिया करके अमोनियम हाइड्रोक्साइड साल्ट का निर्माण कर रही है। आप देख सकते हैं ये एक उदासीनीकरण। अब आगे देखेंगे HCl जब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करती है तो मैग्नीशियम क्लोराइड तथा H2O का निर्माण होता है। यहाँ पे HCl एक एसिड है तथा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है, जो एक दूसरे के साथ अभिक्रिया करके मैग्नीशियम क्लोराइड साल्ट का निर्माण कर रही है, लवण का निर्माण कर रही है। हम जानते हैं हमारे अमाशय में HCl अम्ल बनता है, और जब हमारे अमाशय में HCl की मात्रा बढ़ जाती है तो एसिडिटी हो जाता है, और इस एसिडिटी को खत्म करने के लिए हम डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर हमें दवा देती है जिसे हम एंटासिड कहते हैं। एंटासिड पेट की अम्लता को दूर करने के लिए जिस दवा को दी जाती है उस दवा को एंटासिड कहते हैं। और एंटासिड के तौर पर हमेशा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्षारक लेते हैं, या एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का क्षारक लेते हैं, या सोडियम बाइकार्बोनेट लेते हैं। और जो भी दवा हम एंटासिड के तौर पर लेते हैं वो तो या तो इनो होती है या डाइजीन या फिर गैलोसिल होती है। जो भी मार्केट से हम दवा खरीद के लाते हैं या तो इनो होती है, डाइजीन होती है या गैलोसिल होती है, और इन तीनों में से जो आवश्यक तत्व कंपोनेंट होती है वो या तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होगी या एल्युमिनियम। अब समझेंगे उपचयन या ऑक्सीडेशन अभिक्रिया। जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन जुड़ता है या हाइड्रोजन हटता है तो उस अभिक्रिया को उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे हमें समझ सकते हैं कार्बन ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती है तो कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। अब देख सकते हैं इस कार्बन के साथ ये ऑक्सीजन जुड़ के कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण हो रही है, अतः यहाँ पे ऑक्सीजन कार्बन से जुड़ रहा है, इसलिए उपचयन अभिक्रिया। और भी समझ सकते हैं मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण करता है। आप देख सकते हैं मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है, अतः ये उपचयन अभिक्रिया है। और समझ सकते हैं आयरन जब ऑक्सीजन तथा H2O के साथ अभिक्रिया करती है तो आयरन हाइड्रोक्साइड का निर्माण करती है, और यही जंग होता है। जो लोहे में जंग लग जाती है वो जंग यही होता है। हम और समझ सकते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड जब क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करती है तब HCl तथा सल्फर का निर्माण करती है। आप देख सकते हैं यहाँ पे हाइड्रोजन हट रही है, अतः यह एक उपचयन अभिक्रिया। अब समझेंगे उपचयन या रिडक्शन अभिक्रिया। जब किसी पदार्थ से ऑक्सीजन हटता है या हाइड्रोजन जुड़ता है तो उस अभिक्रिया को अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे में Cl2 के साथ जुड़कर HCl का निर्माण करता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ जुड़ रहा है, अतः यह एक अपचयन अभिक्रिया है। फेरिक ऑक्साइड कार्बन के साथ अभिक्रिया करके आयरन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर आयरन ऑक्साइड से ऑक्सीजन हट रही है, अतः यह एक अपचयन अभिक्रिया है। अब समझेंगे रेडॉक्स अभिक्रिया। जिस रासायनिक अभिक्रिया में उपचयन तथा अपचयन दोनों एक साथ हो उस अभिक्रिया को रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। जैसे समझ सकते हैं कॉपर ऑक्साइड जब हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करती है तो कॉपर तथा H2O का निर्माण करती है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑक्सीजन कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन हट रही है, अतः यह अपचयन हो रहा है।
तथा यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ रही है, ये उपचयन हो रहा है। यहाँ पे उपचयन तथा अपचयन एक साथ हो रही है, इसलिए ये एक रेडॉक्स अभिक्रिया है। अब आगे समझेंगे रेडॉक्स का। जिंक ऑक्साइड के साथ जब कार्बन का अभिक्रिया करती है तब कार्बन मोनोऑक्साइड तथा जिंक का निर्माण होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जिंक ऑक्साइड से ऑक्सीजन हट जा रही है, और जब ऑक्सीजन हटती है तब उसे हम अपचयन कहते हैं, तथा जब ऑक्सीजन जुड़ती है तब उसे हम उपचयन कहते हैं। यहाँ पे उपचयन तथा अपचयन दोनों एक साथ हो रही है, इसलिए एक रेडॉक्स अभिक्रिया है। अब समझेंगे संक्षारण। जब धातु ऑक्सीजन, पानी, यम्ल या अन्य रसायनों के संपर्क में आती है तो धातु का एक यौगिक बनाती है और धीरे धीरे नष्ट होने लगती है। इस अभिक्रिया को हम संक्षारण कहते हैं, और संक्षारण के कारण ही सभी धातुएं नष्ट होती है। जैसे समझ सकते हैं जब भी लोहे की कोई वस्तु होती है तो वातावरण के ऑक्सीजन तथा जल के साथ अभिक्रिया करके आयरन हाइड्रोक्साइड का निर्माण कर देती है, और यही आयरन हाइड्रोक्साइड जंग होती है, यानी रस्ट होती है, और इसी रस्ट के कारण हमारे लोहे की वस्तुएं सब खराब हो जाती है। अब आगे समझेंगे सिल्वर यानी चांदी हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ अभिक्रिया करके सिल्वर सल्फाइड तथा हाइड्रोजन का निर्माण करती है। जब हम बाजार से चांदी की कोई आभूषण खरीदते हैं तो वो चमकदार होती है, लेकिन कुछ दिन के बाद वो काली पड़ जाती है। काली हमेशा सिल्वर सल्फाइड के कारण काली हो जाती है। कॉपर धातु जब वातावरण में खुली छोड़ दी जाती है तब यह वातावरण के H2O, O2 तथा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके कॉपर हाइड्रोक्साइड तथा कॉपर कार्बोनेट का एक परत बना देती है। इसी के कारण हम देखे होंगे कॉपर की जितनी भी वस्तुएं होती है हरी हो जाती है। हरी कॉपर कार्बोनेट के कारण होता है। अब समझेंगे विकृत गंधितर। जब वसा युक्त या तेलीय खाद्य पदार्थ को खुला छोड़ दिया जाता है तो उसका रंग तथा स्वाद बदल जाता है। इस घटना को विकृत गंधिता कहते हैं। जितने भी मार्केट में पैकेट की वस्तुएं होती है, जैसे में चिप्स या कुरकुरे या अन्य खाद्य पदार्थ जो पैकेटों में भर के आती है, उन पैकेटों में नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। क्योंकि ये नाइट्रोजन गैस उस खाद्य पदार्थ से रासायनिक अभिक्रिया नहीं करता है, इसलिए इस गैस को भरी जाती है।